मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, हिंदी विभाग। आज मैं षष्ठ सत्र के विद्यार्थियों के साथ पत्रकारिता के प्रकार पर चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पत्रकारिता की अवधारणा क्या है और मैंने पत्रकारिता के प्रकारों का बस नाम उल्लेख किया था। ये पत्रकारिता मैंने उसमें ये भी बताया था कि पहले के पत्रकार क्या होते हैं। एक ही पत्रकार विभिन्न तरह के कार्य कर लिया करते थे। वो शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें भी लेके आ जाया करते थे, राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरें भी लेके आ जाया करते थे, साथ ही वो संपादन का कार्य भी कर लिया करते थे। लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास प्रशिक्षित लोगों की भरमार है, पूंजी की भरमार है। पहले संसाधनों की कमी थी, आज संसाधन भी है, पूंजी भी है, प्रशिक्षित लोग भी है। इसलिए आज पत्रकारिता के अलग अलग बीट किए गए, यानी शिक्षा बीट, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर के लिए शिक्षा बीट हुई, राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए राजनीतिक बीट हुई। तो इस तरह से अलग अलग बीट यानी अलग अलग प्रकार जो निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार पत्रकारों को दायित्व दिया जाता है और वो पत्रकार जो है उस बीट का मास्टर कहलाता है। यानी उस बीट पे उसको पूरी तरह से पर ज्ञान उसका भरा हुआ होना चाहिए, उस बीट की पूरी तरह से जानकारी उसे होनी चाहिए। उस यानी जैसे अगर वो उसे राजनीति जगत से जुड़ी हुई खबरों का, तो उसे पता होना चाहिए कि कब क्या कौन सी घटना घटी, ताकि अगर वर्तमान में कोई घटना पूर्व की घटना से संबंध रखती हो तो तुरंत उसे कंपेयर कर पाए। जैसे हम देखते हैं कि कई बार नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कई बार तुलना किया गया है मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उनके कुछ नेचर्स में इन समानता देखने को मिली, जिस वजह से वो तुलना किया गया। तो यहाँ पे पत्रकारों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन सी घटना घटी, किसका व्यवहार किस रूप में था, किसका स्वभाव, किस राजनेता का किसने क्या कार्य किया, किस समय क्या डिसीजन लिया, ताकि अगर वर्तमान में कोई ऐसी घटना घट रही है तो तुरंत उसके साथ हम तारतम्य स्थापित कर पाए। तो यानी जो भी प्रकार है, अगर उस प्रकार पर किसी पत्रकार को भेजा जा रहा है, उस बीट पे किसी पत्रकार को भेजा जा रहा है, तो उसका उसे मान लिया जाता है कि वो उसमें पूरी तरह से पांडित्य उसको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं प्रकार पर। तो आज हम पत्रकारिता के जो विभिन्न बीट है उसके आधार पर पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार किए गए हैं और इन प्रकार, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख प्रकार जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक पहला आता है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता नाम से ही स्पष्ट है कि गहन छानबीन करने की प्रवृत्ति इसमें समाहित रहती है, जांच पड़ताल करने की प्रवृत्ति इसमें समाहित रहती है। यानी ये एक जोखिम भरा है और जिसे समाज के सामने नहीं लाने देना चाहता है, या तो सत्ता दल के लोग हो, या विपक्ष के दल के लोग हो, या समाज के रसूखदार लोग हो, या फिर कुछ अंडरवर्ल्ड से संबंधित लोग हो, जो समाज के सामने या घटनाओं को नहीं लाने देने चाहता है, उसको लाना, समाज के सामने सत्य से परिचित कराना इस खोजी पत्रकारिता का हिस्सा है। चाहे कुछ घोटालों की बात की जा सकती है, यानी जैसे स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ये सारे घोटाले इस खोजी पत्रकारिता के माध्यम से ही जनता के सम्मुख आते हैं। इस खोजी पत्रकारिता का एक अहम भाग है स्टिंग पत्रकारिता। स्टिंग पत्रकारिता के माध्यम से कई बार कितनी सारी घटनाओं को सामने लाया गया है, कितनी सारे तथ्यों को सामने लाया गया। यानी स्टिंग पत्रकारिता यानी हम कुछ छुपे हुए रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे हम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे हम किसी घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे पुलिस के व्यवहार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगले जिसका हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको इस बारे में कोई खबर नहीं होती है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन के नाम से परिचित है, जिससे हम सब ये शब्द से हम कई बार न्यूज मीडिया के माध्यम से परिचित होते हैं। इस खोजी पत्रकारिता की एक बुराई भी है कि इसके माध्यम से कई बार
ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। जनता के सामने सत्य को ना रखकर कई बार ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश भी की जाती है इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। तो ये एक इसकी कमजोरी है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक पत्रकारिता। राजनीतिक पत्रकारिता हर पत्रकारिता का, हर अखबार का, हर न्यूज चैनल का सबसे अहम भाग इस राजनीतिक पत्रकारिता को समर्पित होता है। हम फ्रंट पेज देखते हैं तो हर राजनीतिक गतिविधि से संबंधित घटना रहती है। तो राजनीतिक पत्रकारिता के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? सत्ता पक्ष के से संबंधित, विपक्ष से संबंधित, सदन से संबंधित, राज्यसभा सदन से संबंधित, लोकसभा, राज्यसभा, जो मतलब क्षेत्रीय स्तर पे है वहां से संबंधित इन सारी घटनाओं का, इन सारे नेताओं का ब्यौरा, इन सारे नेताओं से जुड़ी हुई खबरों का ब्यौरा जो जहां दिया जाता है या जो पत्रकार करता है, कवर करता है, वो राजनीतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तीसरी अगर बात करें तो हम देखते हैं खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता जो है आज युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो आज के युवा खेलों से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। मनोरंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं के लिए ये खेल जगत ही है। तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं, कई बार हम पेपर जब खोलते हैं तो हम कई लोगों को ऐसा देखते हैं, अधिकतर लोगों को देखते हैं कि वो सबसे पहले खेल जगत के समाचारों को पढ़ते हैं। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से खेल पत्रकारिता आज हमारे जीवन का एक अहम भाग बन चुका है। खेल पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों को सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उस खेल के बारे में हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। उस खेल से जुड़ी हुई हर चीजों की जानकारी खेल पत्रकार को होनी चाहिए, चाहे वो खेल में इस्तेमाल होने वाली बॉल या फिर आपके क्रिकेट में जैसे देखा जाए तो क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजों को ले ले, या खो खो से जुड़ी हुई चीजों को ले ले, फुटबॉल से जुड़ी हुई चीजों, यानी तकनीकी जानकारी इस खेल पत्रकारिता के लिए एक आवश्यक, खेल संबंधित तकनीकी जानकारी आवश्यक चीज है खेल पत्रकारिता से जुड़ी हुई। चौथी अगर हम बात करें तो महिला पत्रकारिता। महिला पत्रकारिता सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। इन महिलाओं की अब अलग समस्याएं हैं, अलग जरूरतें हैं, अलग ख्वाहिशें हैं, अलग तरह की मनोविज्ञान है इनका। तो इनसे जुड़ी हुई खबरें जो होती हैं, या इनका शोषण जिस तरीके से किया जा रहा है, या अब ये कैरियर को लेकर जिस तरीके से उत्सुक रहती हैं, तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई खबरें जो होती है वो महिला पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। या समाज में कानून के माध्यम से इनके लिए क्या क्या कानून पारित किए जा रहे हैं, क्या क्या नियम लगाया जा रहा है, किस तरीके से ये अपने शोषण से मुक्त हो सकती है, किस तरीके से ये अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, इनसे जुड़ी खबरें जो होती है वो महिला पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। बाल पत्रकारिता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाल पत्रकारिता, पहले के बच्चे क्या होते थे, उनको दादी नानी कहानियां सुना दिया करती थी, पौराणिक कहानियां सुना कर दिया करती थी, कुछ नीतिपरक कहानियां सुना दिया करती थी, उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए कुछ संदेशपरक घटनाएं बता दिया करती थी। लेकिन अब चूंकि हम सूचना क्रांति के युग में हैं, तो अब ये पत्रकारिता की भी एक जिम्मेदारी बन गई है। या पहले भी ऐसा होता था कि पत्र पत्रिकाओं में बाल जगत से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था, बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। या फिर अब देखते हैं कई बार एग्जाम टाइम में कैसे प्रेशर्स बच्चे ना ले उस संबंधित न्यूज आते हैं। ठीक है, बच्चों से जुड़ी हुई रोचक कहानियां आती हैं। हर अखबार में हम देखते हैं कि साप्ताहिक रूप में बच्चों से जुड़ी हुई कुछ मनोरंजक कहानियां आती हैं, कुछ चित्र छपे हुए रहते हैं कुछ बच्चों से रिलेटेड। तो ये बाल पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। वॉच डॉग पत्रकारिता, ये सरकार द्वारा किए गए कार्यों का या सरकार द्वारा लागू किए विधेयकों का या पारित किए गए कानूनों का किस तरीके से जनता में पालन हो रहा है, जनता संतुष्ट है या नहीं, जनता तक सब कुछ ढंग से पहुंच रहा है या नहीं, या जनता असंतुष्ट है, इसका क्या करती है वॉच डॉग पत्रकारिता, यानी इसका निरीक्षण करती है ये वॉच डॉग पत्रकारिता। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो आर्थिक पत्रकारिता। अर्थ आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज पूरी विश्व आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है।
तो इस दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक पत्रकारिता आज पत्रकारिता का एक अहम भाग बन गया है। इस आर्थिक पत्रकारिता के माध्यम से विभिन्न शेयर मार्केट की खबरें, विभिन्न बाजार भाव, साथ ही किस कंपनी का क्या भाव चल रहा है, कौन कंपनी किस तरह से बढ़त कर रहा है, कैसे दुगुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, कैसे दूसरे देश के मार्केटों की स्थिति है, वहां क्या चल रहा है, ये सब का ब्यौरा हम आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जैसे अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है, अमेरिका के शेयर मार्केट में कुछ हो रहा है, तो उसका सीधा असर हम भारत की अर्थव्यवस्था पर पाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक पत्रकारिता पूरे वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखकर भी की जाती है, ताकि वैश्विक परिदृश्य का भी उसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आज विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साथ ही आर्थिक पत्रकारिता हमेशा आगाह भी करती है कि कैसे इनसे बचा जाए। अगर कोई संकट, आर्थिक संकट आने की स्थिति है, तो आर्थिक पत्रकारिता हमेशा बचाव के उपाय भी सामने प्रस्तुत रखती है। आर्थिक पत्रकारिता के साथ हम देखते हैं और भी अगर बात करें तो पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, ये आज का बहुत ही प्रचलित शब्द है। ये पीत पत्रकारिता क्या है कि यहाँ सत्य कम और सत्य को मसालेदार, सत्य की अपेक्षा मसाला अधिक बिकता है। इस पीत पत्रकारिता, येलो यानी हो सकता है घटना कुछ और हो, घटना वैसी ना हो, लेकिन घटना के बाद कई अफवाहों को, र्यूमर्स को बढ़ावा दिया जाता है इस पीत पत्रकारिता के माध्यम से, कि कहीं यहाँ भूतों का जिस तरह से हम देखते हैं सनसनी वगैरह, किस तरीके से सनसनी क्रिएट की जाती है कि यहाँ अगर कुछ मर्डर वगैरह हो गया, या एक साथ जो अभी हाल फिलहाल कुछ 1 साल 1.5 साल पहले की घटना थी कि 11 की 13 परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो वहां पे क्या न्यूज चलाया जाने लगा विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से कि उस मोहल्ले में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, अजीब अजीब घटनाएं सुनाई देती है, अजीब अजीब तरह के लोगों को बुलाया जाता है अजीब अजीब आवाजों में। तो ये क्या हुआ, ये येलो जर्नलिज्म का हिस्सा है, यानी ये सत्य को नहीं बल्कि मसाला को अधिक बढ़ावा देना, पीत पत्रकारिता। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता यानी पक्षधर पत्रकारिता, यानी किसी चीज के लिए जनमत तैयार करने की जो बात होती है, उसके लिए न्यूज चैनल कुछ अपना एक एजेंडा चालू करते हैं, इसको एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। उसके अलावा ग्रामीण पत्रकारिता होती है, विकास पत्रकारिता होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। आज बस इतना ही।